नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक कहावत है कि सांप पीटने निकलने के बाद लाठी पीटने से सांप का मरना नामुमकिन है, लाठी जरूर टूट सकती है। एक और कहावत है कि जब जागे तभी सवेरा। पश्चिमिया ने आज सुबह के सूरज के साथ एक नई रोशनी का ऐलान किया। राजस्थान में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर रियलिटी चेक किया तो जो सुबह के सूरज की रोशनी में कोचिंग का घनघोर अंधेरा नजर आया, उसने पूरे सिस्टम पर मानो ग्रहण लगा दिया। सिस्टम एक्टिव हुआ तो गुरु कृपा के साथ कई कोचिंग सेंटर पर निगम का ऐसा हंटर चला कि सीज कर दिया गया। लेकिन सीज का मतलब है नियमों का उल्लंघन हो रहा था। अब फर्स्ट इंडिया का सवाल है कि अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा था तो क्या कार्रवाई के लिए दिल्ली हादसे का इंतजार हो रहा था या फिर इंतजार था फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक का। और सिस्टम कहीं यह सोचकर चुप तो नहीं बैठा था कि दिल्ली की चिंगारी जयपुर तक नहीं पहुंचेगी और जब पहुंचेगी तो फिर उसको बुझाने के लिए तुरंत कार्रवाई का छिड़काव कर दिया जाएगा। मामला बेहद गंभीर है। हर दिन कोई ना कोई छात्र सुसाइड कर लेता है। कमरे में जानवरों की तरह उनको भरकर पढ़ाया जाता है। न फायर एनओसी ली जाती है, न नियमों का हवाला या उनको लागू किया जाता है। हर तरफ नियमों का उल्लंघन नजर आता है। ऐसे में कितने किलर कोचिंग सेंटर है, आज बात इसी मुद्दे पर। और आप भी सीधे हमें फोन करके अपनी बात रख सकते हैं। हमने आपके लिए फोन लाइन ओपन की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जरा देखिए कोचिंग सेंटर वेरी डेंजर, क्योंकि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस तरीके से कोचिंग सेंटर हादसा हुआ, बारिश से बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के मुखर्जी नगर में 15 जून 2023 को एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और इस हादसे में 61 लोग घायल हो गए थे। जांच में पता चला था कि आग बिजली के मीटर में लगी थी। हादसे के बाद कोचिंग सेंटर में करीब 200 से 250 छात्र मौजूद थे। वहीं 24 मई 2019 आपको याद होगा, सूरत के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स के कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और इस हादसे में 21 जिंदगियां एक पल में खत्म हो गई। 6 जून 2024 याद कीजिए, जयपुर के ही गोपालपुरा में फर्नीचर की दुकान के ऊपर कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और इसमें कई छात्र छात्राएं फंस गए। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते उन्हें बाहर निकाल लिया था और आग बुझा ली थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हादसे यूं ही होते रहेंगे और यूं ही हादसे होने के साथ साथ क्या यूं ही जिंदगियां जाती रहेंगी और हर एक हादसे के बाद कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद पूरा सिस्टम सो जाएगा, फिर कोई कार्रवाई होगी, फिर जागता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक चंद्रशेखर पाराशर जी और साथ में संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन साहब। शुरुआत सुरेश गर्ग साहब आपके साथ। क्या ये नियति नहीं है कि रेगुलर चेक किया जाए और जहां जहां लापरवाही हो वहां वहां कार्रवाई का हंटर चलाया जाए, या माने कि हर एक कार्रवाई बच्चों की शहादत चाहती है? जब तक लहू दिखेगा नहीं, सिस्टम जागेगा नहीं, कार्रवाई करेगा नहीं। देखिए विजेंद्र भाई, जो दिल्ली के अंदर घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। 3 बच्चों की मृत्यु होना, बेसमेंट में कोचिंग में पानी भर जाना, और ये बहुत ही दुखद घटना है। इसका बहुत ही ज़्यादा दुख है। अब राजस्थान में जहाँ तक बात है, राजस्थान में जहाँ जहाँ भी है कोचिंग सेंटर्स, वहाँ पे अब जैसे जयपुर में है, सौम्या गुजर जी जगह जगह जाके जहाँ भी बेसमेंट में कोचिंग सेंटर बने हुए उनकी चेकिंग भी हो रही है। और कुछ कोचिंग सेंटर्स को आज सीज भी किया गया है। जैसे कलाम कोचिंग सेंटर है, किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण उसमें मिला हुआ भी है। आप देखिए कि वहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर 700 बच्चे एक साथ, वहाँ पे देखिए किस तरह से बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है। तो मैं इस तरह से कई सारे कोचिंग है और आज एक कमेटी भी बनाई है और वो कमेटी के अंदर जो उपायुक्त है, जोन उपायुक्त है और फायर के जो अधिकारी है, वो सब कमेटी बना के कैसे चलेगा? क्या ये नियम अभी तक बने नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को सेवा मानती है।
रोजगार नहीं मानती। जो लोग इसको सेवा को मेवा के रूप में देखते थे उनको भुगतना पड़ेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बने हैं नहीं बने हैं? नहीं, नियम बने पूरे हैं ना, 700 बने हैं। एक क्लास में कितने बच्चे होंगे, एक बच्चे के हिसाब से कितना एरिया होगा, क्या-क्या व्यवस्थाएं होंगी? सोलंकी जी, मैं यही कह रहा हूं, एनओसी देते हैं ना सर, या नहीं देते एनओसी? देखिए एनओसी, ये बताइए वो कौन से अधिकारी हैं जो एनओसी दे देते हैं? सोलंकी जी, मैं पूरा का पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट अब आप मेरी बात सुनेंगे पहले, उनके पास फायर एनओसी नहीं होती है। मेरी बात सुनेंगे, आपने एनओसी ली 50 बच्चों की और आप 700 बच्चे वहां पर कोचिंग कर रहे हो, बताइए। कलाम कोचिंग के अंदर, कलाम कोचिंग के अंदर एनओसी लिए 50 बच्चे की, 100 बच्चों की, लेकिन 700 बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी कार्रवाई की है ना, उसको सीज किया गया है। गोपालपुरा बाईपास पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जो बेसमेंट में चल रहे हैं। मैं उन मकान मालिकों से भी निवेदन करता हूं कि छोटे से लालच की वजह से बेसमेंट में जो गोडाउन के रूप में काम में आता है उसको कोचिंग के रूप में न दें। उसने हमसे एनओसी ली, हमने एनओसी दे दी, अब वो जाने और उसका काम जाने। जब कभी हादसा होगा तब हम जाकर वहां पहुंच जाएंगे। सोलंकी जी, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इन चीजों में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को सेवा के रूप में लेती है, रोजगार के रूप में लेती है। जो रोजगार के रूप में लेते हैं तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा, वो जो मेवा खा रहा है उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज से 2 साल पहले एक बच्चे की डेथ हुई थी करंट लगने से, पार्क के अंदर खेलते वक्त। आज आप मुझे सुनिश्चित कर पाएंगे कि हर जगह व्यवस्था हो गई है, या एक बच्चा फिर से जान दे और उसके बाद ये व्यवस्था हो? निश्चित रूप से सोलंकी जी, राजस्थान के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, निश्चित रूप से नहीं होगी। सोलंकी जी, मैं कहना चाह रहा हूं, अब मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। अभी आपके कोचिंग हब बनाया गया प्रताप नगर के अंदर, वो कंप्लीट हो गया, तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी निवेदन करता हूं कि जब आपके लिए इतना बड़ा हब बना दिया तो वहां पर शिफ्ट होइए। जब वहां पर सब जगह सुविधाएं हैं तो क्यों बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं? पंकज शर्मा जी, छोटे से लालच की वजह से ये चीजें कर रहे हो क्या? सिर्फ चंद रुपयों के लिए सबको एनओसी बांट दी गई? आ जाइए और ले जाइए एनओसी यहां से। देखिए विजेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो जो इस हादसे में मारे गए छात्र हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं एनओसी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में हमारी सरकार थी जो कोचिंग गाइडलाइंस लेके आई, और उस कोचिंग गाइडलाइंस के तहत अगर इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाने की बात हो, जो कंप्लेंट्स के लिए हम लोगों ने रखा, पुलिस वेरिफिकेशन की बात हो, क्योंकि जो पुलिस वेरिफिकेशन जो उनके कर्मचारी हैं, जो कोचिंग संस्थाएं हैं, उनका प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन की बात हो, या जो सुसाइड रोकने के लिए जो एक मेंटर्स को डेवलप करने की बात हो, मेंटरशिप डेवलप करने की बात हो, वो सारे काम हमारी सरकार में ही हुए। और आज जिस प्रकार और उन बच्चों को दे दीजिए कि भाई आईएएस के लिए इसको भी पढ़ लीजिए, देखिए हम क्या क्या लेकर आए, जमीन पर क्या किया सर ये बताइए। मैं बता रहा हूं ना जमीन पे क्या किया, बीजेपी वालों के पास जवाब नहीं होगा। ये जिस प्रताप नगर कोचिंग हम की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस सरकार ने बनाया, और लगातार हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे। सुन लीजिए, उन्होंने क्या किया था उसका, अरे सर सुन तो लीजिए, चिल्लाने से काम नहीं होगा। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मुझे बात रखने का मौका दिया। आप चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, बात करने शिफ्ट किया आपने, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। शिफ्ट क्यों नहीं किया? अगर मान लो आपने बनाया, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? हम कर रहे हैं, तो आप बाध्य कौन करेगा? कोचिंग संस्थाओं को बाध्य कौन करेगा? आप बाध्य करेगा। चिल्लाने से गलत बात सही नहीं होगी। मैं तार्किकता के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं, आप अपनी बात रखिएगा। विजेंद्र जी को चुप करवाइए, चुप करवाइए, चुप करवाइए, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। राजस्थान के अंदर जो आपने भ्रष्टाचार का ये बना रखा था। पंकज शर्मा, विपक्ष का काम सिर्फ हो हल्ला तो नहीं है, मैं मानकर चलूं। अगर सरकार का ध्यान कहीं नहीं जा रहा है तो ध्यान आकर्षण विपक्ष की सबसे नैतिक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की जिम्मेदारी नहीं कि जहां भी कोचिंग सेंटर लापरवाही के साथ चल रहे हैं, बच्चों से खिलवाड़ करें, उन एक एक को चिन्हित कर और उनके अगेंस्ट एक अभियान चलाया जाए? विजेंद्र जी, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दें। आप कह रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी, डेफिनेटली विपक्ष की जिम्मेदारी है, और इसी जिम्मेदारी के तहत कल संसद से लेकर और लगातार विधानसभा में, संसद में हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी सवाल उठाया है, और उन्होंने मांग की है, बाकायदा मुआवजे की मांग की है। शशि थरूर जी ने हमारे मांग की है। इसके अलावा विधानसभा भी हमारे जो विधायक हैं उन्होंने ये बात को रखा है। लगातार हम लोग ये बात उठाने का काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष के साथ साथ जब हम सत्ता में रहे हमने क्या काम किए वो तो हम बताएंगे ना। हम लोगों ने ये काम किए, हम लोगों ने प्रताप नगर में कोचिंग हब बनाया, हम लोगों ने जो सुसाइड हो रहे थे लगातार बच्चों के, उसके लिए गाइडलाइंस बनाई, हमने कलेक्टर्स को बाध्य किया कि वो कार्रवाई
कार्रवाई करें। ये तो सिर्फ चिल्लाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से जनता से कह रहा हूं कि इनको देखें, ये लोग सिर्फ चिल्लाने का काम करते हैं, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। आप ये बताएं 6 महीने में क्या किया? हम लोग कोचिंग योजनाएं लेके आए, हम अनुप्रति के साथ न्याय करेंगे। आपने केवल भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार किया। चंद्रशेखर पाराशर जी, हर चीज की एक व्यवस्था होती है सर। मानकर चलें कि सिर्फ नोटों की व्यवस्था होती है, नोट जिधर से आते हैं व्यवस्था उसकी दूसरी तरफ अपने आप चली जाती है, और इस हो हल्ले से कुछ नहीं होना है। फिर एक घटना होगी, फिर हम ऐसे ही डिबेट कर रहे होंगे, 2-4 कार्रवाई हो रही होगी। जी, ये वास्तव में आपने कहा कि हो हल्ले से कुछ नहीं होता। विषय पूरा तकनीकी है, और इस तकनीकी विषय का जो निदान है वो टेक्निक से ही किया जा सकता है, पॉलिसी से किया जा सकता है, रूल्स रेगुलेशन से किया जा सकता है, और इच्छा शक्ति के साथ किया जा सकता है जी। ये पिछले 15-20 साल से जो है कोचिंग का जो व्यवसाय है, ये जो कि आर्थिक ल्यूक्रेटिव होने से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे हर छोटे नगर से लेकर बड़े नगर में एक महामारी कुकुरमुत्ता की तरह फैल गया है, और फैल गया है, और फैलते हुए हमने देखा है। और जो समय मैं बता रहा हूँ 15 साल 20 साल, इसमें हमारे यहाँ दोनों सरकारों ने अपने 2-2 टर्म पूरे किए हैं। तो ये बात तो नहीं है कि किसी सरकार को ये पता नहीं। तो मैं क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं तो मैं उधर आप नहीं करता हूं, पर जो निर्णय होते हैं वो उनकी क्रियान्वित करना एक राज्य का धर्म है। सर, आपने अपनी पूरी बात में एक शब्द का इस्तेमाल किया, मंशा। मनसा। मुझे लगता है कि सारी चीजें एक तरफ और मंशा एक तरफ, मंशा ही दिखाई नहीं देती है। बस मंशा हो तो मैं कह रहा हूं 24 घंटे में परिवर्तन हो। नहीं, मनसा से पहले मैं उसकी एक बात बताऊं, चैनलाइज होना चाहिए। सबसे पहले बिहार में 2010 में जो है बिल्डिंग इसके रेगुलेशंस बन गए थे। हमारे यहाँ आज भी उसके रेगुलेशंस नहीं है। बिल्डिंग बायलॉज में बड़े छोटे से 7 क्लॉजेस दिए हैं, और उसमें इन्होंने जो मुझे जो देखा, जो देखने में जो लग रहा है, मात्र 300 स्क्वायर मीटर पे आपने कोचिंग उसको सेंटर को अलाउ किया है, जो कि तकनीकी रूप से नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप बायलॉज में कह रहे हैं कि 500 वर्ग मीटर तक का आपको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, तो जब आपको 500 वर्ग मीटर को ही आपको इतना छूट दे रखी है, तो वो 300 के नाम पे कुछ भी बनाएंगे, न तो लाइसेंस लेंगे न बनाएंगे। बनाते समय कोई पूछता नहीं। अच्छा, हम इतने दयालु हो जाते हैं हमारी सारी सरकारें कि अरे चेक मत करने मत जाओ, आप पत्ता दे रहे हैं तो भी चेक मत करो, अवैध निर्माण है तो चेक मत करिए। तो अब सारी सब जब चीजें तब चेक नहीं करना तो अवैध बनाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात जो कहने की ये है, बॉक्स नुमा व्यवस्थाएं, जहाँ जानवर नहीं बैठ सकता है वहाँ हमको हमारी जो ब्रिलियंट जो बच्चे हैं उनको वहाँ रखा जा रहा है। वहाँ की सीढ़ियाँ बाहर निकलने का एक एग्जिट है। कल कोई हादसा कल जो 3 घटना हुई जिससे हम पूरा देश जग रहा है, और सबको आज चिंतन मनन करने की बड़ी जल्दी पड़ रही है। ये हादसा निकल गया, कोई दूसरा हादसा आएगा, हम फिर उस पर चिंता करेंगे। क्योंकि मुझे लॉन्ग रेंज की आदत है, 15 साल 20 साल के आगे भविष्य को देखने की आदत है। तो मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं हम अभी जाएंगे। आपका कोचिंग हब तैयार है, अगर उसमें कोई फौरी कमियां हैं तो पूरी की जा सकती है। क्यों नहीं इन सबको वहाँ सेंटर शिफ्ट किया जाए। अगर इनमें छोटे छोटे बहुत से ऐसे व्यवसायी हैं जो वहाँ हो सकता है अपन को अकोमोडेट नहीं करे, वो अपना पूल बनाए, आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए और वहाँ जाए, वो अपना भी रोजगार करे और बच्चों के भविष्य को भी अच्छा साकार करे। तीसरी चीज मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ जो इच्छा शक्ति के साथ ये है, निर्माण के स्वरूप में शहर जो अब इतने फैलते जा रहे हैं, तो एक देखिए आप किसी व्यक्ति का वजन अगर 80 किलो 90 किलो हो जाएगा तो उसके जीने की आशा बहुत कम हो जाती है, उसको कई बीमारियां घर कर जाती है। यही मैं कहना चाहता हूं कि जैसे गुब्बारे को एक सीमा तक फुलाया जा सकता है, हमारा जयपुर भी अब गुब्बारा बहुत फूल चुका है। रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, हमारे को इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। रेस्ट्रिक्ट करके स्मॉल टाउन्स को करके वहां वो सुविधाएं उपलब्ध की जाए ताकि आदमी जो है छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ नहीं आए, बड़ी सुविधाएं वहां भी जुटाई जा सकती है। आज टेक्निक का जमाना है, जो ज्ञान आपको आज अमेरिका में मिल रहा है वो ज्ञान आज छोटे गांव में मिल सकता है, ऐसी टेक्निक अवेलेबल है। तो मेरा ये कहने का है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज एक जगह पे नहीं की जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए। आज जब ये निकलते हैं तो जाम हो जाता है। ये अगर किसी भी कारण से कोई हादसा होता है तो आपका गोपालपुरा से अजमेर का या उधर से जाने वाले सारी कॉलोनी का रूट बंद हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में अगर आपको करना है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जो टेक्निकल जो नॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में इसके पैरामीटर बना दिए हैं, बहुत सोच समझ के बनाए, मैंने अध्ययन किया उसका, बहुत अच्छे हैं। अगर उसकी पालना की जाए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उसको इन टोटो अप्लाई करे और उनके पालना करे। अभिषेक जैन जी, क्या वाकई में आपको लगता है एक अभिभावक के तौर पर कि भाई ये मजबूरी हो चली है, जरूरी नहीं है कि कोचिंग सेंटर में बच्चे को पढ़ाना, ये मजबूरी है कि बच्चा खुद कहता है कि भाई वो जा रहा है मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, पड़ोसी पूछता अच्छा आपका बच्चा कोचिंग ही नहीं कर रहा है, कैसे आगे सक्सेस होगा। क्या इस बर्डन के साथ बच्चों को हम जानबूझकर भेड़ बकरियों की तरह पढ़ने को भेज रहे हैं और पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं?
सर केवल आज की स्थिति में हम यहाँ पे आज खड़े होकर केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में चर्चा ना करके बाकी पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर अगर ध्यान आकर्षित करते हैं और देखते हैं तो सब जगह यही परिस्थितियां सामने नजर आती है। चाहे स्कूल की व्यवस्था ले लो, कोचिंग की व्यवस्था ले लो या कॉलेजों की व्यवस्था ले लो, सब जगह एक ही स्थिति बनी हुई है। ना सुनने वाला कोई है, ना समझने वाला कोई है, ना देखने वाला कोई है। सब अंधे गूंगे बहरे बने हुए बैठे हुए हैं। अभिभावक पीड़ित है, परेशान है, गेहूं में गुण की तरह पिसा जा रहा है। लगातार केवल पैसे देने की मशीन बनता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा संस्थान पैसा ले लेता है लेकिन उसको ना तो उसको सुरक्षा दे रहा है, ना उसके बच्चे की सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। तो अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि हम पैसा भी दे रहे हैं और उसके बाद हमें हमारे बच्चे की सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है। तो ये कौन सी ऐसी कैसी प्रशासन की व्यवस्था है? सबसे बड़ी लापरवाही अभी आप देख रहे थे। अभिभावक संघ ये तय क्यों नहीं करता कि भाई हम उस कोचिंग संस्थान में अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं जहां व्यवस्थाएं ना हो? आप भी तो भेज रहे हैं ना सर। आपको दिख रहा है आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, आपको दिख रहा है आपका बच्चा जान से खेल रहा है, आपको दिख रहा है कि हो सकता है बच्चा ना आए, हो सकता है बच्चा यहां से सीधा अस्पताल पहुंचे। आप भी तो उसकी जो अभिभावक लोकल में रह रहे हैं, लोकल में रहकर और लोकल ही कोचिंग सेंटर पे भेज रहे हैं, वो तो अभी फिर भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो अभिभावक अपने बच्चों को दूर दूसरे राज्यों में भेजकर पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ी चिंता का सवाल वहां पे है कि उनको संभालने वाला कोई नहीं है। उनको संभालने की जिम्मेदारी अगर किसी ने ली थी तो वो कोचिंग संचालक ने ली थी, वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे। अब दिल्ली के अंदर जो घटना घटी वो दिल्ली के लोकल अभी छात्र थोड़ी ना थे, दिल्ली के बाहर के छात्र थे। आपने अगर देखा होगा, ध्यान क्या होगा, कोई यूपी का था, कोई बिहार का था। 3 छात्रों में तीनों उनमें से तीनों के ऊपर जिम्मेदारी किसकी थी? एक सवाल कर रहा हूं, क्या अभिभावक भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? अभी कोई ट्रेन में सफर कर रहा होगा ना, उसको बाथरूम भी अगर गंदा मिल गया ना तो 2 मिनट में ट्वीट कर देगा, लेकिन उसका बच्चा उस बाथरूम से गंदी जगह में पड़ रहा है, महीनों बिता रहा है, वो कुछ नहीं करेगा। सर अभिभावक कैसी जिम्मेदारी से भाग रहा है, मेरे को तो ये बताइए ना। अभिभावक ने तो अपने बच्चों को देख करके, समझ करके तभी तो कोचिंग में दाखिला करवाया। एक जिम्मेदार कोचिंग इंस्टीट्यूट दिया कि उसका कोचिंग सेंटर देखा, अगर उसकी पालना अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं करे तो अभिभावक की जिम्मेदारी। क्या कोचिंग सेंटर देखा? क्या बच्चे के क्लास में बैठकर देखा? क्या उस जगह पर बैठकर देखा जहां आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? कभी देखा है ये सब करके? सर किसी अभिभावक जिन अभिभावकों ने उन बच्चों को दाखिला करवाया उन्होंने जरूर इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया होगा, और तभी जब कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने उनको आश्वासन दिया तब जाकर के उनका एडमिशन करवाया। ये नहीं कि अब कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ देता है, कोई भी नहीं छोड़ता अपने बच्चों को मरने के लिए। आप ये भी इतना भी ध्यान रखें। मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, किसी दिन ये जो प्रशासन के अंदर बैठे हुए अधिकारी हैं और जो ये राजनीतिक दलों से जुड़े हुए राजनेता लोग हैं, जिस दिन उनके घर में ये हादसा होगा ना, उस दिन इनको समझ में आएगा कि हादसे कैसे होते हैं। ये अभी तो जनता के साथ हादसे हो रहे हैं, अभिभावकों के साथ हादसे हो रहे हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ रहे, देखते हुए सामने होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहे इन लोगों को। जिस दिन इन लोगों के घर में हादसे होंगे उस दिन समझ में आएगी कि हादसे क्या होते हैं। सर 6x8 के कमरे में किसी नेता का बच्चा पढ़ेगा, मुझे इस पर यकीन नहीं है। तो और वो इतनी कम सुविधाओं के साथ पढ़ेगा, बिल्कुल यकीन नहीं है। वो एक टेबल फैन के साथ पढ़ेगा, बिल्कुल यकीन नहीं है। वो एक ऐसे गुमटी के अंदर पढ़ेगा जहां सूरज की रोशनी ना पहुंचे, मुझे यकीन नहीं है। इसलिए आप जो कह रहे हैं, इसके लिए अभिभावकों को सोचना पड़ेगा कि अपने बच्चों के साथ जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं। अपने सुरेश गर्ग साहब, भाई प्रताप नगर के अंदर आपने बना दिया, अब ये बताइए बसाएंगे कब? निश्चित रूप से सोलंकी जी वहां पे बसाने की कार्रवाई चल रही है। सबसे निवेदन कर रहा हूं, जो भी कोचिंग सेंटर वहां पे गोपालपुरा बाईपास पे बने हुए हैं, सबसे निवेदन है कि आपके लिए बहुत बढ़िया हब बना दिया गया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा हब बना दिया गया है, वहां पे शिफ्ट होइए। और देखिए वहां पे है सर निर्देश दिए जाते हैं, निवेदन नहीं दिए जाते। देखिए ऐसी क्या मजबूरी है भाई क्यों आगे हाथ जोड़कर कहेंगे कि साहब वहां चले जाइए? कोई मजबूरी नहीं है, निर्देश नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, हमने सबको यही बोला है, वहां पे लॉटरी के हिसाब से उन्होंने अपने वहां पे बुकिंग भी करा चुके हैं। अब सबको बोला कि भाई जब आप लोगों ने वहां पे अपने अपने स्थान बुक करा चुके तो आप अपने वहां पे शिफ्ट होइए। डेडलाइन दी जाएगी निश्चित रूप से। देखिए कोई भी अगर बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है तो उसको निश्चित रूप से बंद किया जाएगा। यदि वो अपनी लापरवाही कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरीके का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ बेसमेंट में कोचिंग चलने का मामला नहीं है, यहाँ बच्चे के साथ रिस्क जो लिया जा रहा है, जो पहले फ्लोर पर है, चाहे 3rd फ्लोर पर है, चाहे 10th फ्लोर पर है,
उस रिस्क के लिए हम ये डिबेट कर रहे हैं। सोलंकी आप जी, सिर्फ उसको कमेटी बेसमेंट से बनाई है। कनेक्ट मत नगर कीजिए। निगम ने अभी कमेटी बनाई है 5 लोगों की, उसमें जोन उपायुक्त भी है, फायर वाला भी है, अन्य लोग भी हैं। सब जी। जितने भी कोचिंग सेंटर है वहां पे जा जाके चेक कर रहे हैं। जी। जो भी व्यवस्था होगी, जिन्होंने भी एनओसी चलिए नहीं ली होगी, सुरेश उनके गर्ग साहब, खिलाफ कार्रवाई इनमें की से जाएगी। एक नाम बताइए 2 कोचिंग ऐसा, सेंटर को इनमें तो से सीज कर एक दिया नाम गया बताइए है। सुरेश 2 गर्ग कोचिंग सेंटर साहब, जो को तो वर्तमान में जिम्मेदार ना हो किसी कोचिंग सेंटर में लापरवाही के देखिए, लिए। जो भी अगर कोई एक नाम लापरवाह होगा बताइए उसके इनमें ऊपर से। खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी लापरवाह होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। राजनीतिक संरक्षण जिस इंस्टीट्यूट को मिला हुआ, वो कोई राजनीतिक संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं होगा। निश्चित रूप से ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जहां पे परमिशन 50 बच्चों के लिए हुई और 700 बच्चों को वहां पे पढ़ाया जा रहा है, तो इस तरह का बर्ताव वाह। किया जाएगा। इसकी जांच कौन अभी करेगा? तो मैंने निश्चित दो रूप से उदाहरण दिए मैं सर। यही कह रहा हूं, वही जांच करके बंद जी। किया ना। आज ही उसको सर, सीज आज किया, तक- जब आज पता तक लगा जांच कि की इस हुई तरह है। की घटनाएं हो रही है, जी। तो तभी निश्चित तो रूप मैंने से कहा मैं ये सुरेश कह गर्ग रहा हूं साहब कि कि या तो सांप के जाने के बाद लाठियां पीटिए, या तब जागे तब सवेरा कहिए। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि इसको हम सवेरा कह दें। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए, मैं जो मकान मालिक है उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं। गोपालपुरा बाईपास पे कई ऐसे लो लाइन एरिया है, जैसे 10B स्कीम भी है और भी है। मैं भी उसी क्षेत्र के अंदर रहता हूं, मुझे भी पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। हालांकि मैं मेरी कॉलोनी के लिए बताता हूं, हमारी कॉलोनी के अंदर जागरूकता है। हमने अरे किसी सर, भी पूरा बेसमेंट में कोचिंग प्रदेश आपका इंस्टीट्यूट है चलने नहीं सर। दिया। इस हमने किसी भी मानसिकता से ही तो बेसमेंट के निकलना अंदर है। कोचिंग इंस्टीट्यूट सुरेश चलने नहीं गर्ग दिया। साहब, इस तरह सुनिए से सर। अगर कॉलोनी वासी भी जी। अगर सजग होंगे तो वास्तव में मुझे कोचिंग समझ ही इंस्टीट्यूट नहीं जो आ रहा है बेसमेंट में सुरेश चल रहे हैं, गर्ग वो बंद हो साहब। जाएंगे। अच्छा पहले बताइए, आपको यकीन है ना आपकी ही सरकार है प्रदेश में? निश्चित रूप- यकीन है? अरे सोलंकी भाई, मैं कार्रवाई यकीन कर है रहे या हैं नहीं ना, है? मैं यही कह रहा हूं, कार्रवाई कर रहे हैं। आप मकान कार्रवाई मालिकों कर से रहे भी हैं, निवेदन कमेटी कर रहे हैं बनाई है, भाई। निश्चित रूप से आप कार्रवाई मकान करेंगे। मालिकों से भी निश्चित निवेदन रूप कर रहे से। हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी निवेदन बोल कर के रहे बंद हो जाती हैं। है, भाई स्कूल सरकार है कॉलेज आपकी, जाने निर्देश मैं- दीजिए ना, देखिए, दीजिए मैं डेडलाइन आपको यही कि कह अगले रहा 1 हूं, महीने के अंदर आपके कोचिंग सेंटर यहाँ से निश्चित ट्रांसफर रूप होंगे। से आज ही कार्रवाई की है, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सीज किया। निश्चित रूप से फिर दूसरा यार, क्या वो होता है, देखो राजनीतिक बच्चों का केस है। मामला होता है। विजेंद्र जी सोलंकी से जी, पूछिए बच्चों कि का मामला कोचिंग होता पे है, कार्रवाई कब बच्चे की? एकदम तब डर आप लोगों जाते ने हैं। स्टिंग कोई ऑपरेशन अगर चलाया, इस तरह तब की इन्होंने कार्रवाई कार्रवाई होती की है, है। तो मैं तो ये बच्चों केवल से भी अपना निवेदन उस पे- करता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नियम के अनुसार उनकी कार्रवाई होगी, बच्चे घबराए नहीं। क्योंकि आज कोचिंग इंस्टीट्यूट में सौम्या जी गए थे, कई जगह बच्चे घबरा भी गए थे। अचानक ये क्या हुआ, तो बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं सांसें है। टूटने निश्चित से रूप से ज्यादा जो सही भी है। कोचिंग इनसे इंस्टीट्यूट गलत पूछना तरीके से चाहिए बना ना, हुआ, उस पे सुरेश कार्रवाई गर्ग होगी। साहब, अजी जवाब आज ही हुआ दीजिए है, आप, ये हुआ जवाब सोलंकी दीजिए जी। आप, ये सुरेश सोलंकी गर्ग जी, ये साहब, हुआ है। फर्स्ट इंडिया आज के स्टिंग गए तो ऑपरेशन वहां के पे बाद इस आप तरह लोगों की ने घटना कार्रवाई हुई, की तो है बच्चों को और घबराने उसको की भी कोई अब केवल जरूरत आप नहीं है। पॉलिटिसाइज जो करने का कोचिंग काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट लगातार की जो कोचिंग राजनीतिक इंस्टीट्यूट गलत संरक्षण चल रहा उस है, तरीके का उसको सुरेश संरक्षण गर्ग साहब, 1 मिनट। सुरेश गर्ग साहब, कोटा के अंदर इस वक्त कितने लाख बच्चे पढ़ रहे हैं देश के अलग अलग कोने से? कितने पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं ना। तो क्या प्रताप नगर उससे दूर है? नहीं, प्रताप नगर में देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं बच्चे घबराए नहीं। भाई बच्चों की सांसों को बचाने के लिए उनका घबराना फिर जरूरी वही कह है। रहा हूं, 7 महीने में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हम वही काम कर रहे हैं जो जनता के हित में, बच्चों के हित में है। वही काम 7 महीने से कर रहे हैं जो 5 साल तक इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताइए हमारे कि 5 माध्यम से काम बता कौन रहे से हैं भाई, आपने जो कौन सी योजनाएं लेके हैं, क्या क्या विस्तार किया उन योजनाओं को? अब बता कल दीजिए, बजट आया, कोचिंग बजट में इंस्टीट्यूट कौन सी वाले, योजनाएं चलो लेके ये हैं? बता दीजिए, बताइए आप बता दीजिए, जनता को आपके बताइए। जितने मैं बता भर्ती देता हूं घोटाले कौन से उसमें आपके नेता अनुप्रति कैसे योजना इन्वॉल्व लेके है, हैं, कोचिंग मुझे योजना बता लेके हैं, दीजिए, आप सेंटर फॉर मुझे एक्सीलेंस बताइए। लेके हैं। आप एसआई बताइए ना, भर्ती आपने घोटाला कुछ है, नहीं किया, आरएससी साथ में भर्ती सिर्फ घोटाला आरोप है, प्रत्यारोप की राजनीति नीट भर्ती करने का काम घोटाला किया है। आपने। कौन कौन से आपके नेता इन्वॉल्व है? आपके परिवार अरे के तो करो ना कार्रवाई, आपके हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कार्रवाई करो। रोज आते हो टीवी पे झूठ बोल जाते हो, कुछ नहीं करते। बड़ी मछली को पकड़ने नहीं दिया, अपनी रोटी हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। मुद्दे की बड़ी गंभीरता मुश्किल को पकड़ रहे हैं, छोटी मछली को भी पकड़ रहे हैं। खत्म कर दिया है, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया हमने। बताइए कितने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, गंभीरता को खत्म कर 100 से दिया। ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया हमने। सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब जिम्मेदार प्रवक्ता हैं सर, जिम्मेदारी से कहिए कितने वक्त के अंदर डेडलाइन देंगे? जल्दी से कितने- जल्दी। अरे जल्दी नहीं होता है सर, 4 साल निकल जाते हैं, जल्दी नहीं आता है। सोलंकी जी, 4 साल नहीं निकलेंगे, इस महीने के अंदर ही सब जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट गलत चल रहे हैं उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी और बंद किए रुको, जाएंगे, रुको, रुको। निश्चित रूप से ये बंद किए सुरेश जाएंगे। गर्ग बोल रहे हैं या बीजेपी सरकार बोल रही है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं मैं कि ठीक। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट गलत तरीके से चल रहा है, निश्चित जी। रूप से वो सीज किया जाएगा, चाहे किसी भी राजनीतिक का कितने वक्त में संरक्षण हो। सर, कितने?
जल्दी से जल्दी किया जाएगा। नहीं, कमेटी बनाइए, देखिए सोलंकी अरे जी सर, कमेटी बना दी है, कमेटी वो कार्रवाई कर रही है। कमेटियां तो स्वामीनाथन की भी थी, जी सर, उनकी रिपोर्ट भी आई, भारतीय क्या जनता हुआ? पार्टी इन चीजों में विश्वास नहीं करती, काम में विश्वास करती है। 7 महीने के अंदर देख लीजिए हमने 45% के वादे पूरे कर लिए। हम निश्चित रूप से काम में विश्वास करते हैं। हम शिक्षा को सेवा मानते हैं, रोजगार नहीं मानते। अरे सर, जो सेवा मानता है उसको मेवा खाने नहीं देंगे। सुरेश गर्ग साहब, मेवा खाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। सुरेश गर्ग साहब, हो सकता है 28 में आपको टिकट मिले, एक अच्छा भाषण के लिए आपका गला बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई टाइमलाइन बताइए। कुछ तो होगा ना कि 2 महीने में ट्रांसफर कर देंगे, इस साल के अंत में ट्रांसफर कर देंगे, नए साल में प्रतापनगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, शहर में कोई नहीं चलेगा, कुछ तो होगा ना। विजेंद्र जी 1 महीने के अंदर ही देख लीजिए आप क्या परिवर्तन आएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी गलत तरीके से चल रहे हैं वो सबको हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कहीं पे भी किसी तरीके की कोताही बरती नहीं जाएगी। पंकज शर्मा जी, विपक्ष क्या भूमिका निभाएगा? सर, संवेदनशील मामला है, बच्चों का मामला है। जितने हम इस कतार में खड़े हुए हैं ना, सबके परिवार से कोई ना कोई इस वक्त कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा, और जब घटना घटती है ना उसके बाद सिर्फ अफसोस होता है। और विपक्ष सियासत करे या फिर संवेदनाएं दिखाए, ये विपक्ष को तय करना है। पंकज शर्मा, देखिए, डेफिनेटली मैं बार बार ये कह रहा हूँ विजेंद्र जी कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और उस पर गंभीरता से चर्चा की जानी चाहिए, जिसके लिए मैं लगातार रिक्वेस्ट भी बीजेपी के प्रवक्ता साथी से कर रहा हूँ। और आप जहां तक बात कर रहे हैं कि विपक्ष क्या रोल आया है, देखिए कल जो 2 दिन पहले मैटर हुआ उसको कल ही जैसे ही संसद में हम लोगों ने आया, पहले क्वेश्चन उसको पुटअप कर दिया था। और राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, शशि थरूर जी, और ये पूरे इंडिया का मामला, देखिए राजस्थान तक हम इसको सीमित नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में भी मैटर है और राजस्थान में भी राजस्थान विधानसभा अभी चल रही है। 2 अगस्त तक घटना के बाद ही जाग रहा है ना। मैं मेरी पीड़ा यही है। नहीं मेरी पीड़ा यही है सर, वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं सबके पास, उसके बाद कुछ नहीं याद आता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, क्योंकि आज सवाल यही है कि क्या वाकई में घटना घटने के बाद सिस्टम जागता है, और जैसे सांप निकलने के बाद लाठी पीटने से कुछ नहीं होता, क्या वो घटनाएं घट रही हैं, या कहें कि नहीं सिस्टम वाकई में जाग गया और तब जागे तभी सवेरा माना जाए? क्या एक नए सवेरे की शुरुआत है? एक सवाल यह है कि कितने कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो इस वक्त किलर की भूमिका में है, ना जाने कब किस बच्चे की जान को ले जाएं वो कोई नहीं जानता। इसी मुद्दे पर हम बात करें, लगातार हम अपना नंबर फ्लैश करें, आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका क्या सवाल और किससे सवाल है। हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ से। हरिशंकर जी, सवाल बताइए क्या है या क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फास्ट इंडिया पर बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया आपने। शुक्रिया सर, मेरा निवेदन ये है कि एक प्राइमरी स्कूल के लिए मान्यता लेते हैं तो उसके लिए हमें किसी संस्थान से मान्यता लेनी पड़ती है, डीओ ऑफिस से या डायरेक्टर से। लेकिन जो कोचिंग संस्थान है इसके लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। कितने बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, कितनों का एडमिशन है, एलन जैसे संस्थान में लाखों बच्चे, क्या उसका डाटा है किसी सरकार के पास? जी, इसलिए इनका डाटा और एडमिशन वगैरह का अधिकार संस्थान के कोई एनओसी देने वाली संस्था होनी चाहिए। सबसे पहले एडमिशन जरूरी है। कोई विभाग ने बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया सर। चंद्रशेखर पराशर जी, कहीं नॉर्म्स के अंदर ऐसा है कि भाई आप जब एनओसी ले रहे हैं और किस कोचिंग सेंटर में कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, इसका एक डाटा सरकार के साथ साझा किया जाए, ताकि सरकार के पास पता चले कि भाई जगह तो इतनी ही थी, एनओसी इतने के लिए थी, फिर इतने बच्चों को एडमिशन कैसे हुआ? एक्चुअली इसमें हमारे पास जो रूल्स रेगुलेशंस हैं बड़े बहुत छोटे हैं और एक स्केच ही कहना चाहिए। इसके लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन बना ली है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और उसकी पूरी जो है रजिस्ट्रेशन से लेकर फिजिकली सुविधाएं उनके पास ओपन स्पेस है कि नहीं है, पूरा खेलने की जगह है नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर लगे कि नहीं, स्प्रिंकल्स लगेगी, लगने के साथ वो काम करते हैं कि नहीं। कभी हादसा हो जाए तो बाकायदा मॉक ड्रिल बच्चों से भी कराना चाहिए कि देखिए अगर कोई हादसा होता है तो आपको निकलने के लिए ये पाथ एक है, दूसरा ये है, तीसरा है, और वो पाथ पे बाकायदा ऐसे नियो साइंस लगने चाहिए जो अगर आग लग जाए या अंधेरा हो जाए तो भी आपको वो रिफ्लेक्शन में आपको दिखना चाहिए और वो जाना चाहिए। प्रभात ताकि आपका एक हादसा आपने देखा दिल्ली का, और उसमें कई कमियां पाई गई और उसके लंबा समय केस चला और उसको बहुत बड़ी सजा उनके मालिकों को लगी। यहाँ इतने मालिक हो गए, किसी के प्रति कोई न तो कोई अपराध का कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है, न वो जो गलतियां उन्होंने करी, बल्कि उनको देख देख के पिछले 2-4 साल में इतने कोचिंग सेंटर हर गली मोहल्ले में बेसमेंट एक मुख्यतः एक सामान रखने का, एक डंप करने की जगह होती है, जहाँ आपके युवा बच्चे जो अच्छी श्वास लेना चाहिए, अच्छा प्रकाश चाहिए, वो वहाँ घुट घुट के एक कहा जाता है कि अच्छे शरीर में अच्छा मस्तिष्क निवास करता है।
जब वहाँ वो एक ऑक्सीजन लेवल ही उनका इतना पुअर जाएगा तो वो क्या पढ़ेंगे और क्या करेंगे। निश्चित रूप से जो आप कोटा में सुनते हैं वो स्थिति होगी। जब आप पुअर ऑक्सीजन लेवल में और आप बड़े कंजेस्टेड इलाके में रहेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ इतनी पुअर हो जाएगी कि आपको ऐसे बुरे बुरे विचार में कहना भी गलत लगता है मुझे, ऐसे बुरे विचार आएंगे कोटा में जो हादसे हो रहे हैं, वो हादसे यहाँ होने लग जाएंगे। थोड़ी ना कहते हैं कि दीवारें खाने को दौड़ती हैं और यहाँ तो दीवारों से आंखें टकराई होती हैं, बस इतना ही गैप होता है। लेकिन सवाल वाकई में वाजिब है। क्या सुरेश गर्ग साहब आप इस पर कोई जवाब दे पाएंगे कि भाई जितने इंस्टीट्यूट हैं वो अपना डेटा शेयर करें कि उनके साथ कितने रजिस्टर्ड बच्चे हैं जो हर दिन क्लास के अंदर आ रहे हैं? ये तो एक कानून या नियम हो सकता है। निश्चित रूप से विजेंद्र जी, अभी टोंक रोड, गोपालपुरा बाईपास, महेंद्र नगर के इलाके में लगभग 150 कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। उन सब की इंक्वायरियां करवा रहे हैं। एक कमेटी बना दी गई है, जहां जहां भी लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और डाटा भी इकट्ठे किए जाएंगे। जो आप डाटा की बात कर रहे हो, निश्चित रूप से विधानसभा चल रही है, विधानसभा चल रही है, हाँ जी। एक कानून ले आइए कि भाई जितने राजस्थान में कोचिंग सेंटर हैं उनको एक एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन सरकार को दिखाना होगा। ले आइए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल साहब, मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से अगर ये चीज की जरूरत है तो ये भी पंकज शर्मा, क्योंकि वाकई में वैलिड पॉइंट है भाई, प्राइमरी स्कूल में भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसके एडमिशन की जानकारी होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितने पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, किस बैच में पढ़ रहे हैं, कोई जानकारी सरकार के पास नहीं। क्या इसको लेकर कानून नहीं होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा विजेंद्र जी की जो 2022 में कांग्रेस की गवर्नमेंट कोचिंग एक्ट लेके आई थी, उस एक्ट में ही बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। अभी बहुत सारी चीजों में अमेंडमेंट्स हम लोग करते हैं, तो जो भी जनता के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग इशू को उठाएगी कि भाई इसको लेकर एक अमेंडमेंट लेकर आए। डेफिनेटली देखो, अमेंडमेंट्स जो अच्छे हैं, जनता के लिए अच्छे हैं, बच्चों के लिए अच्छे हैं, छात्रों के लिए अच्छे हैं, वो अमेंडमेंट्स किए जाने चाहिए और उसकी मांग हम लोग उठा सकते हैं। हम जब भी हम मिलेंगे तो उसका सुझाव हम लोग हमारे नेताओं को दे सकते हैं कि वो इस पे अमेंडमेंट के सुझाव। हमारे ऑफिस के पीछे ही विधानसभा है, आप जाकर मिल सकते हैं। आपके नेता वहीं मिलेंगे, आज नहीं तो सुबह कल 11 बजे मिलेंगे। अब बोलिए कि सवाल को उठाया जाए। भाई वैलिड पॉइंट, सवाल को उठाना। अगर आप 4 दिन नहीं उठाएंगे, अगले सेशन का इंतजार करेंगे, तो इससे ये भी तो पता चलता है ना कि बच्चों की जिंदगी को लेकर विपक्ष कितना गंभीर है। मैं विजेंद्र जी यही कहना चाह रहा हूं कि सवाल तो ऑलरेडी उठा चुके हैं, लेकिन जहां तक बात कानून में अमेंडमेंट करने की, उसका एक प्रोसेस होता है। तो डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके इस सेशन को, क्योंकि ये सेशन तो 2 अगस्त तक है। हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। मदन जी, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? मदन सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर टीवी के वॉल्यूम को बंद कीजिए और उसके बाद अपना सवाल कीजिए सर। हेलो जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले ये जितने भी कोचिंग ही नहीं बोलिए मदन चाह रहा था जी। हेलो, हाँ बोलिए मदन जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कोचिंग ही नहीं, स्कूलों में बेसमेंट वगैरह चला रखे ना, इनको भी बंद करना चाहिए। ठीक है चंद्रशेखर जी, क्या बेसमेंट के अंदर स्कूल चल सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसमेंट जो है वो कोई हैबिटेशन का पार्ट नहीं है वो, क्योंकि न वहाँ हवा मिलती है, न प्रकाश, न लाइट, और लिवेबल कंडीशंस वहाँ की नहीं है। तो बड़ा सही कह रहे हैं। और अब तक जितने भी मैं सब बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल देखता हूँ जो बेसमेंट के अंदर क्लासेस चलाते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जिसको कहते हैं प्ले एरिया जो बनाते हैं, बेसमेंट के अंदर होता है मैक्सिमम का। देखिए जमीन, सोलंकी जी, जब से जमीनों के भाव बढ़े हैं, हर आदमी अपने आप को जो इकोनॉमिकली अपने को करना चाहता है, पर जहां रूल्स रेगुलेशंस और जीवन की बात आती है तो इस चीज का अनदेखा नहीं किया जा सकता। और एक हादसा नहीं, जब बड़े हादसे होंगे तो उसको संभालने में बहुत वक्त लगेगा। तो ये सही समय आ गया है। जो ये हादसा है, ये आपके लिए संकेत दे रहा है कि जो आपका कोचिंग हब बन चुका है वहां उसको शिफ्ट किया जाए और जितने जल्दी यहाँ की, अच्छा इसके आप केवल कोचिंग हब हादसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाउन प्लानर के नाते ये कह रहा हूँ, इससे कई समस्याएं और जुड़ी हुई है। जब ये एक साथ बच्चे जब निकलते हैं, रास्ता जाम हो जाता है, हादसे होते हैं। दूसरी बात, बहुत से उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपेक्षा से खरे नहीं उतरते हैं और उनको भौतिकतावाद में इतने आ जाते हैं कि उनको बड़ी बाइक चाहिए, उनको बड़ा रेस्टोरेंट चाहिए, बड़ा खाना पीना चाहिए। आसपास की कॉलोनी में हादसे, आपको चेन स्केचिंग उनसे हो रही है, आपकी चोरी चकारी उनसे हो रही है, और इसके अलावा कई सामाजिक जो है दोष हैं जो ऐसे में आ रहे हैं। तो ओवरऑल इसको केवल आप कोचिंग हादसा है किलर नहीं समझिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी जो समग्रता में उसको देखी जाना चाहिए। और हमारे बचपन में जब कभी कोई ट्यूशन जाता था या पढ़ाता था, डर डर के कोई जाता था।
और ये आज हमारा प्राइड हो गया। ये प्राइड वास्तव में शर्मनाक है। अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो बिना कोचिंग के भी घर पे पढ़ सकता है। एक और दूसरा नुकसान हो रहा है जो आपने बताया नहीं है, हमारी स्कूलों में फर्जी एक वो चल रहा है, वो बच्चा जाता कोचिंग क्लास में, स्कूल को बड़े बड़े टीचर्स को हम तनख्वाह दे रहे हैं और बच्चे का रजिस्ट्रेशन वहां हो रहा है, पर वो बच्चा कभी आता ही नहीं। ये एक पक्ष और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, कोचिंग आपके फुल चल रहे हैं और आपकी जो वेल वेंटिलेटेड सर मैं समझ रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि खाली पड़े हुए। बिल्कुल समझ रहा हूँ सर कि 11th का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, वहां जी, उसके एडमिशन correct। लग रहा है और वो सीधा अपनी आगे के जो उसके एग्जाम से उसकी तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो ये एक बड़ा स्कैम है। और स्कैम तो सरकार ये भी है पैसा दे सर रही है। कि सरकारी स्कूल के अंदर बच्चा पढ़े ना पढ़े ये पाबंदियां लगा दी जाती है कि भाई आइए मेरे पास, घर पर मैं अलग से क्लास दूंगा, और जो बच्चा क्लास लेता है उसी से अच्छा व्यवहार क्लास में होता है। जो कोचिंग नहीं लेता उसको हिराकत की नजर से टीचर ही देखता है, हैरेस करता है। ये भी एक सच्चाई है सर। हमारे साथ कोटा से रोकी गुर्जर जुड़े हैं। रोकी जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या है, जब से कोचिंग चली है तब से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई या कम होने लग गई है। स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो बोलते हैं कि क्लास लगा लो, तो क्या है कोचिंग क्या है बंद होनी चाहिए। और अगर न्यू हुई तो फिर इनके ऊपर क्या है, सीसीटीवी जो फुटेज होते हैं वो लगाए जाए जगह जगह पे ताकि सुरक्षा बनी रहे। जी एक मेरा कहना यह है कि वो प्रोग्राम अभी आ नहीं रहा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ जो पुलिस थाने होते हैं राजस्थान के अंदर, वहाँ पे क्या है मनचाहा मतलब उनको कैसे भी करे, कोई गरीब आदमी का कोई जाता है तो उसकी सुनवाई होती नहीं है, रिपोर्ट लिखी जाती नहीं है, तो वहाँ पे भी मतलब सीसीटीवी फुटेज होना बहुत जरूरी है सर। 24 घंटे बिल्कुल रोकी जी आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है। और अभिषेक क्योंकि ये सवाल मेरा आपसे भी है, बतौर अभिभावक मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई ऐसा क्या है, एक बच्चा एक स्कूल में उसी टीचर से नहीं पढ़ पा रहा और वही बच्चा उसी स्कूल के उसी टीचर से कोचिंग लेकर पढ़कर ये कह रहा है कि मैं बेहतरीन स्टूडेंट हो गया। ये कौन सी मनोदशा और ये कौन सा प्रेशर है? सर प्रेशर कुछ नहीं है, ये अभिभावकों की मनोदशा है जो अपने बच्चों के ऊपर जरूरत से ज़्यादा पढ़ाई का भी मतलब बोझ डालने पर कटिबद्ध हो रहा है। तो जिस आपके चैनल के माध्यम से उन सभी अभिभावकों को मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूँ, आज भी निवेदन करूंगा और आगे भी निवेदन करता रहूंगा कि जो बच्चा जिस क्लास में उसको उस स्कूल के अंदर ही पढ़ाए, इसके अलावा अलग से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाने की के ऊपर विचार ना करे, क्योंकि इससे क्या बच्चे के ऊपर जरूरत से ज़्यादा प्रेशर आता है। प्रेशर आने के बाद बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होना स्टार्ट कर देता है, तो ये बच्चे के लिए बहुत घातक होगा और अभिभावकों के लिए भी बहुत पीड़ादायक होगा। तो मैं एक चीज़ तो ये कहना चाहूँगा। दूसरा जो इस समय क्वेश्चन चल रहा है, मैं जो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी और विपक्ष को भी ये ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। एक आज हम कोचिंग सेंटरों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा स्कूलों के अंदर आप स्कूलों की स्थिति देखिए। सिरसी रोड के ऊपर पिछले 7 साल से हम कंप्लेंट कर रहे हैं लगातार, हाई टेंशन लाइन चल रही है, हाई टेंशन लाइन के नीचे स्कूल को परमिशन दे रखी है और उसी के नीचे बेसमेंट में स्कूल चल रही है, फर्स्ट फ्लोर पर स्कूल चल रही है, सेकंड थर्ड फ्लोर पर होटल चल रहा है। ये कौन सा तरीका है? 7 साल से हम लगातार दोनों सरकारों के अंदर हम लेटर दे चुके शिक्षा विभाग को, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इसके जिम्मेदार कौन? अगर वहां पर कोई घटना या दुर्घटना अगर घट जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पंकज जी ऐसी एक मिनट अभिषेक जी, पंकज जी जवाब देंगे। भाई बड़े एक्टिव मोड में थे, कह रहे थे हम तो कार्रवाई कर रहे थे। देखिए डेफिनेटली मैं विजेंद्र जी आपको एक बार एक और जानकारी दे दूं कि जब हमारी सरकार में 2022 में हम लोग ये बना रहे थे तो भवानी सिंह देथा जी उस समय एजुकेशन सेक्रेटरी। अभिषेक जो कह रहे हैं कि भाई हाई टेंशन लाइन के नीचे बेसमेंट में स्कूल है, फर्स्ट फ्लोर पर स्कूल है, सेकंड और थर्ड पर होटल है। 7 साल से कंप्लेंट कर रहे हैं, 5 साल आपकी सरकार रही सर। मैं पूछ रहा हूँ कार्रवाई क्यों नहीं होती? मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसको दी है एप्लीकेशन, नगर निगम को दी है, नगर निगम के अंडर में वो है या डायरेक्ट उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अगर नहीं हुई अभिषेक जी किस किस को कंप्लेंट की? भाई बीडी कल्ला जी जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनके आवाज पे जाकर हम कंप्लेंट देके आए हैं। अब बोलिए पंकज जी। नहीं तो मुझे मैं देखो पहले तो मुझे इस मैटर की जानकारी नहीं है, अगर ऐसी कोई बात है और उस पर अगर मापदंड के अकॉर्डिंग वो काम नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं गलत है। तो चलिए आप बता दीजिए, हाई टेंशन लाइन के नीचे स्कूल चलते हैं, पहले स्कूल बनी है बाद में हाई टेंशन लाइन आई है? पहले स्कूल बनी है विजेंद्र जी, पहले स्कूल बनी है या बाद में हाई टेंशन लाइन आई है या पहले हाई टेंशन लाइन के बाद में स्कूल बने? दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है। 7 साल लग गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हाई टेंशन लाइन बाद में आई हो। 5 साल के सरकारी निकल गई है। अभिषेक जी से ये पूछिए कि उनको सर मैं आज यही प्रोग्राम कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं जब कहीं घटना घटेगी ना
तब ये याद आएगा, अरे सर, मैं तब ये चेक किया जाएगा कितने हाई टेंशन लाइन के नीचे स्कूल हैं। यही तो समस्या है सर, मंत्री ने मना किया कि हर एक कार्रवाई, हर एक कार्रवाई बच्चे की जान के साथ जुड़ी है। कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आज तक चल रही है वो स्कूल। ठीक है, हमारे साथ झुंझुनू से मना कौन करता है सर? अभी आपको बोलूंगा तो आप भी मना नहीं करोगे। एक मिनट, झुंझुनू से हमारे साथ कप्तान सिंह जी जुड़े हैं। कप्तान जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए वापस जोड़ेंगे उनको। महेश शर्मा जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। महेश जी कहिए क्या कह रहे हैं। सर मेरा तो ये कहना है कि कोई दुर्घटना होती है जब सब लोग चर्चा करते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार भी जागती है। इस संबंध में एक सम्यक नीति, दीर्घकालीन नीति बनाई जाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो 14 से 20-22 साल के जो बच्चे कोचिंग में रहते हैं, बड़ी टेंडर एज में के लोग हैं, तो एक सम्यक नीति बनाकर ही इस समस्या से हम निदान पा सकते हैं, न कि एक फौरी चर्चा करके। इस संबंध में माननीय गर्ग साहब से भी मेरा अनुरोध है कि वो कृपया राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में निवेदन करें कि एक सम्यक नीति बनाई जाए, क्योंकि पहले भी सरकारें आई रही, वो नीति नहीं बना पाई। लेकिन अब अगर ऐसी दुर्घटना बार बार होगी तो समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी विध्वंस वाली घटना है ये है। महेश जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या है, जगाना पड़ता है सिस्टम को। नीति नियम सब कुछ है, पालना के लिए जगाना पड़ता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड का गाइडलाइंस आ चुकी है, वो अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई, उसका सवाल भी मुझे लगता है कि आपको बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए, क्योंकि लगातार सेंटर में इनकी सरकार है और अभी 2024 जनवरी में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन का नया गाइडलाइंस है। कांग्रेस के दौर में शिक्षा मंत्री तक भी शिकायत पहुंच जाए और उस पर कार्रवाई ना हो तो इसको हम सफलता माने या विफलता माने कि भाई ऐसे ही काम होता था, किसी की सुनी नहीं जाती। कांग्रेस के राज में जो भी शिकायत गई है, अगर मंत्री के लेवल पे तो वो शिकायत गई है तो उसका जरूर निस्तारण हुआ है। अभिषेक जी अगर ये बात कह रहे हैं कि वहां मंत्री के लेवल पे नहीं है, तो मुझे वाकई में हर एक कार्रवाई से पहले किसी एक बच्चे के साथ हादसा होना जरूरी है, और क्या हादसे के बाद ही सिस्टम जागेगा, ये नीति और नियत है। कोटा से हमारे साथ जेपी शर्मा जी जुड़े हैं। जेपी शर्मा जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए वापस उनको जोड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये सब हो रहा है, सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्या नियमों के हिसाब से कभी कोचिंग सेंटर चलेंगे या सिर्फ जो एक कटआउट होता है उसके हिसाब से ही चलते हैं। चंद्रशेखर जी, किसी भी समस्या का एक संपूर्ण समाधान होना चाहिए, फौरी तौर पर समाधान ना उस बाधा को खत्म करता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितनी कार्रवाइयां हुई हैं वो एक नजीर हो सकती है, लेकिन बड़ा परिवर्तन लाएंगी इसकी तरफ मुझे इशारा नहीं लगता है। बड़ा परिवर्तन कैसे आए कि हम चर्चा करें कि देखिए राजस्थान का कोचिंग हब, राजस्थान का कोचिंग इंस्टीट्यूशन सबसे बेहतरीन, देश के लिए नसीब है। बिल्कुल सोलंकी जी, अभी जनवरी इस 2024 में ही मैं थोड़ा सा फोकस अगर आप करेंगे तो देखिए ये जनवरी की 2024 की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है और ये बड़ी समग्रता से बनाई हुई है और इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेकर वो इन्फॉर्मेशन साया करने से लेकर जो हमारे मानदंड हैं उन मानदंडों को 1 by 1 स्क्वायर मीटर का जो है जगह आपको प्रति व्यक्ति उसको देना है, पार्किंग की व्यवस्था करनी है, जितने आपके आग के और दूसरे जितने सेंसर जो आपके लगाने वो व्यवस्था करनी है और उसमें कहीं भी ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशन जो बेसमेंट का कहीं उल्लेख नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर ये जो रेडी रेकनर आपकी जो पॉलिसी तैयार है इसमें स्टेट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से संशोधन करके इन अक्सरे से अगर इसका पालन कर लिया जाए तो निश्चित रूप से तकनीकी रूप से जो बच्चे हमारे जो शिक्षा के जो एक उसमें जो फंसे हुए हैं वो अच्छे माहौल में शिक्षा ले सकेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि कोचिंग को शिक्षा का व्यवस्था का मानक रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इस पर भी विचार करना जरूरी है, तभी आपका ये जो है समस्या है जड़ से समाप्त हो सकेगी। आप ये कह रहे हैं किसी कमजोर बच्चे के लिए विकल्प हो सकता है, हर बच्चे के लिए संकल्प नहीं हो सकता जी, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। सुरेश गर्ग साहब, भाई ये पॉलिसी तो आपकी ही सरकार ने बनाई है, ये भी भेदभाव नहीं हो सकता कि नहीं कांग्रेस की सरकार ने बनाई है, हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम इस पर लापरवाही बरतेंगे, तो बताइए साहब इसको भी कब तक लागू कर देंगे? निश्चित रूप से तुरंत लागू होगी विजेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको शुरू से बताया है कि जब से राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार आई है हम निरंतर राजस्थान की जनता के हित में, राजस्थान के युवाओं के हित में, राजस्थान के छात्रों के हित में काम करेंगे और करते आए हैं। पिछले 7 महीने से हमने छात्रों के हित में काम किया है, किसानों के हित में काम किया है, युवाओं के हित में काम किया है। आपने देखा होगा निरंतर मुख्यमंत्री भजनलाल जी अपना काम कर रहे हैं। आप अमूमन सुबह ब्रेकफास्ट किस वक्त करते हैं सर?
देखिए सोलंकी जी, निश्चित रूप से जो समय होता है उस पर करता हूँ ब्रेकफास्ट तो, लेकिन नहीं, फिर भी देखिए पूछ रहा हूं सर। आपका क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया ना, जल्दी 7 करते हैं महीने या हमारी तुरंत सरकार, करते हैं? देखिए विजेंद्र जी, हमारी जल्दी सरकार करते को हैं, 7 तुरंत महीने करते हुए हैं हैं। सर। हमारी कभी सरकार रात को को 7 10 महीने बजे हुए, भी 7 कर महीने देते के हैं। अंदर हमने राजस्थान में बहुत कुछ परिवर्तन किया है। हमने राजस्थान में हमारे संकल्प पत्र के 45 से ज्यादा % के हमने संकल्प पत्र के जो वादे हैं पूरे किए हैं। हमने जनता को राहत देने के लिए, चाहे उज्ज्वला सर, जिस के अंदर दिन 450 रुपए का सिलेंडर हो, चाहे किसानों के हित में काम हो या युवाओं के हित में नौकरी वाला काम हो, हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा है वो पूरा कर रहे हैं। सुरेश गर्ग साहब, जिस दिन इस पर बहस होगी कि सरकार ने कितने काम पूरे किए, फर्स्ट इंडिया तथ्यों को प्रमाणित करते हुए आपको अप्रिशिएट कर देगा अगर आप सच हैं तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हर सवाल का जवाब, 45,000 क्या हर सवाल का जवाब 1 लाख का वादा क्या और जल्द होगा? 1 लाख की नौकरी हर सवाल का जवाब ये देंगे कि भाई तुरंत कर देंगे, जल्द कर देंगे, क्योंकि ये कोई टाइमलाइन नहीं है तुरंत और जल्दी की। ये निश्चित समय पे सब कुछ होगा। हमारे यहाँ पे कोई डिले की कोई संभावना नहीं है। जो भी काम है तुरंत जुड़े हैं काम हो रहे हैं, झुंझुनू कहीं से। पे ये डिले वाली बात कैप्टन हुरसिंह जी, कहिए इस प्रोग्राम में आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं जो डिबेट चल रहा है इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो स्कूलों की हालत है बेसमेंट में, वही हॉस्पिटलों की भी तो हालत है। कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसका बेसमेंट के अंदर में कैप्टन पेशेंट्स को नहीं देखा जा रहा। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब ले लूंगा सर। हमारे साथ चंद्रशेखर जी, उनसे मैं पूछूंगा क्या वाकई में ये भी होता है या नहीं होता है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, मैक्सिमम बड़े बड़े अस्पताल या कहूं कि सारे के सारे अस्पताल, उनकी एक विंग बेसमेंट के अंदर जरूर चलती है, चाहे वो पैथ लैब हो या बाकी रेडियोलॉजी हो या फिर वहां ओपीडी देखते हो। इस सवाल का जवाब मैं लूंगा, लेकिन महेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं भरतपुर से। महेश जी, आप भी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा था, इतना बढ़िया कोचिंग हब जो बन गया है तो वहाँ शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे सारे जयपुर के? वहाँ सारा मतलब जो है ना पार्किंग भी है और उसके लिए ट्रैफिक के लिए भी है, सारे मतलब पूरे प्लानिंग से बनाया है और सारी सुविधाएं उसमें मौजूद हैं जी। तो वहाँ कोचिंग हब में क्यों नहीं सबको इकट्ठा करके शिफ्ट किया जा रहा है? ठीक है, मैं दोनों सवालों के जवाब ले लेता हूं। पहला सवाल चंद्रशेखर जी बताइए भाई, क्या वाकई में बेसमेंट जो एक आप कह रहे हैं स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है सर हर सेक्टर में? इस पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? देखिए सोलंकी जी, वैसे मैंने जैसे पहले कहा था कि लैंड वैल्यू बढ़ने के साथ हर आम आदमी की ये कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम कम जगह में हम कैसे कर सकते हैं, तो वर्टिकल भी जाते हैं और नीचे ग्राउंड में भी जाते हैं। ग्राउंड में बेसमेंट जो है बड़े भूखंडों में हमने बाकायदा 3 बेसमेंट तक अभी बायलॉज में अलाउ किए हैं, पर ये ऐसे छोटे भूखंड पे नहीं किए हैं। यहाँ तो अभी 200-300 वर्ग गज के में भी जो भूखंड पे जो बेसमेंट बना रहे हैं वो गलत है, और ये बेसमेंट में और कहीं भी टाइप के हादसे हो जाते हैं। पड़ोसी की मकान बिल्डिंग बनी हुई है और अगले को ये है कि मुझे तो बेसमेंट बनाना है, तो वो 2 मीटर जो जगह छोड़नी चाहिए वो भी नहीं छोड़ता है, और पड़ोसी के कई बिल्डिंगें गिरने के हादसे छोड़ देते हो हैं चुके सर। हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो बड़ी बड़ी बेसमेंट है वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है? बिल्कुल, बायलॉज में बड़े भूखंडों में बेसमेंट ट्रिपल है। अब दूसरा सवाल सर, मैक्सिमम पार्किंग के लिए के अंदर जो कोचिंग हब बना है वहां सभी को शिफ्ट करने की समस्या क्या आ रही है? उसमें बिल्कुल जब वो तैयार हैं, मैं वहाँ आसपास में रहता हूँ, मैंने इसको बनते हुए से लेकर अभी तक देखा है, बड़ी व्यवस्था है। बच्चों के लिए अलग से हॉस्टल है, खेलने की जगह है, लाइब्रेरी है, ओपन ऑडिटोरियम है, और सबसे बड़ी बात हरा भरा छोटा पार्क है, और सबसे बड़ी बात एक ही जगह आपको लाइब्रेरी से लेकर एंसेलरी जितनी भी सुविधाएं बच्चों को चाहिए वो एक छत के नीचे वहाँ है। और उसके अलावा कोई आदमी बाहर भी रहना चाहे तो नया क्षेत्र है, तो वहाँ उनको रहने की भी सस्ते में जो है जगह मिल सकती है। और इसके अलावा आप कह रहे हैं भाई मंशा की दिक्कत है, बाकी सब वहाँ। हाँ, इच्छा शक्ति हो तो ये बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो सकता है, इंप्लीमेंट करना चाहिए। अभिषेक, क्या वाकई में इससे बच्चों की एजुकेशन पर कोई फर्क पड़ेगा कि प्रताप नगर के अंदर अगर सभी कोचिंग हब को अगर शिफ्ट कर दिया जाता है तो बच्चे की पढ़ाई पर इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि एक अच्छा वातावरण, नया वातावरण, स्वस्थ वातावरण मिलेगा और उससे आगे बच्चों को आगे बढ़ने में सहायक रहेगी और मानसिक रूप से भी वो बड़े सबल रहेंगे। ठीक, अभिषेक सर एजुकेशन के ऊपर तो मुझे लगता नहीं है कि कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा अगर फर्क अगर किसी को पड़ेगा तो थोड़ी बहुत पीड़ाओं का फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो अभी अव्यवस्थित है वो उससे जरूर छात्रों को और एक जगह से जब 10,000 बच्चे घूमेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन तो बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा वहाँ पर। सर अभी तक सर आज की तारीख में आबादी थोड़ी कम ना है वहाँ पे, आज भी कम से कम 1 लाख के आसपास आबादी रह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बैठ रहा।
आज पूरे जयपुर शहर के अंदर पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिगड़ा हुआ है। वहीं पे 7,000 आज बच्चे रहने की बाकायदा सुविधा है, उनका सिंगल टेनामेंट का हाउस का व्यवस्था कर रखी है और उसको अकोमोडेट करके डबल भी किया जा सकता है। तो यहाँ 15,000 बच्चे आराम से। लेकिन चंद्रशेखर जी, हर अभिभावक ये नहीं चाहता ना कि भाई उसका बच्चा जयपुर में रहते हुए ही कहीं बाहर रहे। वो चाहता है कि चाहे 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, घर आ जाए, बिल्कुल घर बैठ के खाना खाए, अभिभावक के साथ वक्त बिताए, सुबह फिर चला जाए। हर नहीं चाहता ना ऐसा सर, तो उस व्यवस्था की तरफ भी देखना पड़ेगा। सुरेश गर्ग जी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, आपकी सरकार है, सीधा बताइए अगले 1 महीने में क्या वाकई में जितने भी नियमों के विरुद्ध कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई पूरे तरीके से कर दी जाएगी? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 महीने के बाद हम फिर रियलिटी चेक करेंगे और फिर दिखाएंगे कि देखिए आपने क्या कहा था और क्या हुआ है। निश्चित रूप से आपने 1 महीने का बात की है। नहीं, आपने कहा है सर। हाँ, तो निश्चित आपने कहा 1 महीने में कर देंगे। कह रहा हूं सोलंकी जी, निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर जितने भी अवैध कोचिंग सेंटर है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी अवैध कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनको सीज किया जाएगा। ठीक है, अब और हमारा तो यही है कि शिफ्ट कब तक कर देंगे सर? जल्दी से जल्दी। अरे सर, जल्दी से जल्दी महीने 2 महीने के अंदर, महीने 2 महीने के अंदर कोचिंग सेंटर को वहां पे मैं 2 महीने ले लेता हूं सर। 2 महीने में शिफ्ट कर देंगे सर। कोई 2 महीने में निश्चित रूप से 2 महीने 3 महीने के अंदर। अब तीसरा, चलिए अब 3 कर देते हैं, 3 महीने में कर देंगे सर। सोलंकी जी, मैं कह रहा हूं कि अरे सर, आप 1 महीने से शुरू में 3 महीने तक पहुंच गए, 3 महीने में कर देंगे। मैं एक चीज, चलो अभी आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 3 महीने में कर देंगे सोलंकी जी। अभी कांग्रेस के 4 महीने कहेंगे कि हमने 20,000 सर, कांग्रेस छोड़ दीजिए भाई। तो हम कह रहे हैं कि 4 महीने में तैयार हो गया। आप 4 महीने में तैयार हो गया, निश्चित रूप से शिफ्ट करेंगे। 4 महीने में कर देंगे, 4 महीने में निश्चित रूप से करेंगे। 5 महीने में निश्चित रूप से करेंगे। हमने बना दिया, ये शिफ्ट नहीं करवा पा रहे हैं। अरे 5 महीने में तो करने को तैयार है, हमने बना दिया, 4 महीने में कर देंगे। टाइम की दी। अरे भाई, चलिए सुरेश गर्ग साहब, 1 मिनट, 1 मिनट चलाइए, सब कुछ होगा। पंकज, 1 मिनट, पंकज 1 मिनट, काम किया मुझे है। प्रोग्राम क्लोज करना है। कानूनी प्रक्रिया के तहत काम। पंकज, प्रोग्राम क्लोज करना है, प्लीज 1 मिनट। सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब, 6 महीने में शिफ्ट कर देंगे सर। निश्चित रूप से समय के अंदर ही कोचिंग 6 महीने में कोचिंग इंस्टीट्यूट शिफ्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, 6 महीने में ना सर, निश्चित रूप से होंगे। ठीक है। और जो केंद्र की पॉलिसीज हैं उसको अगले 6 महीने में सरकार एग्जीक्यूट कर देगी राजस्थान में। पॉलिसी तो चल रही है, तुरंत लागू हो रही है, इसमें कहीं पे कोई कोताही वाली बात सर नहीं अगर है। लागू होती ना तो ये तस्वीरें नजर नहीं आती। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज जी, आपका भी शुक्रिया। अभिषेक जी और चंद्रशेखर जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं। अगर आपका भी बच्चा किसी ऐसी जगह पढ़ रहा है जहां आपको लग रहा है कि यहां उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, या फिर वहां का माहौल नहीं है, तो आपके पास दोनों विकल्प है। पहला, अपने बच्चों को वहां मत डालिए, क्योंकि जब घटना घटती है तो सिर्फ उसके बाद अफसोस कर पाते हैं, बदल नहीं पाते सिचुएशन को। और दूसरा, उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कंप्लेंट आपके साथ सैकड़ों बच्चों की जिंदगी को बचाएगा और उस कोचिंग सेंटर को समझाएगा कि ऐसे नहीं चलेगा कि आप पैसा भी लेंगे, सुविधाएं भी नहीं देंगे, हमारे बच्चों की जिंदगी से भी खेलेंगे। और मैं सिस्टम को भी कहना चाहूंगा कि सिस्टम से काम करें तो शायद ऐसी लापरवाही ना हो। और तब जागे, तब सवेरा नहीं होना चाहिए, बल्कि हर वक्त सवेरा हो, जिसमें ऐसे कोचिंग सेंटर जो अंधकार फैलाकर बैठे हैं उनको डर लगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।